नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे तथा म्यूजिक पेपर का तैयारी भी आपको बहुत जोर शोर से चल रहा होगा। आपके तैयारी के मद्देनजर रखते हुए संगीत का कुल 80 प्रश्न लाया गया है। यह मॉक टेस्ट नंबर 1 है। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे एक मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर दिया जाएगा। सभी मॉक टेस्ट को आप जरूर क्लास को ज्वाइन करें और कमेंट्स में स्कोरिंग करें, कितना आपका आंसर सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। यह आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। अतः सभी प्रश्नों का आप स्कोरिंग जरूर करें और सभी मॉक टेस्ट का क्लास जरूर ज्वाइन करें। एक बार पुनः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मॉक टेस्ट स्टार्ट किए जाएंगे और इसमें सभी के सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर बच्चों तैयार किए गए हैं। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान देंगे। अभी कमेंट्स बॉक्स में आंसर अवश्य दीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। इसका स्कोरिंग आप जरूर करिए, ठीक है। कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 19 नवंबर 1985, 19 दिसंबर 1985, 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1987। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको 19 नवंबर 1985। 19 नवंबर 1985 कहने का मतलब है कि एप्पल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो गया? एप्पल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 2 नंबर है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में, 1954 में, 1957 में, 1960 में। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 1953। 1953 कहने का मतलब है कि एप्पल, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1953 में। एक चीज और आपको इसके बारे में जानना है कि संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली। विश्व भारती शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? विश्व भारती शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य बृहस्पति देव, बी.एल. कासलकर या डी में है रतरंजनकर। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर कब किए थे? तो 1912 में किए थे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों आपका ध्यान दीजिएगा कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? कोलकाता में, दिल्ली में, बंगाल में कि काशी में? बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? कोलकाता, दिल्ली, बंगाल या काशी? तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। कुछ समय आपको इसीलिए छोड़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न बच्चों आपका है कि इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ है? यह पहला विश्वविद्यालय भारत में संगीत का गठन हुआ था। इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़ में, ग्वालियर में, दिल्ली में या पटना में? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा खैरागढ़। क्या हो जाएगा? खैरागढ़ कहने का मतलब है कि एप्पल। खैरागढ़ आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। इंदिरा कला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो खैरागढ़ में। राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न आपका है अमीर खुसरो का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो मित्रों आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो साहब का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एटा में। उत्तर प्रदेश के एटा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। और प्रॉपर जगह का नाम पूछेगा तो पटियाल। प्रॉपर जगह क्या करिएगा? पटियाल। तो 1253 में जब इनका जन्म हुआ था तो यहाँ पर बच्चों शताब्दी पूछा तो कितना हो जाएगा? 13वीं शताब्दी, डी नंबर, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न बच्चों आपका अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा जाता है? देखिए हम बिफोर आपको बता चुके हैं। आप कमेंट्स में इसका डायरेक्ट आंसर दीजिए कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सा स्थान पर हुआ था? तो एटा में हुआ था, सी नंबर। कहाँ हुआ था? एटा कहने का मतलब है कि आपको यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी के पटियाला में पड़ता है। पटियाल में, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अमीर खुसरो के आश्रयदाता कौन थे? या फिर इसको दूसरे शब्दों में आपको पूछ सकता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
क्योंकि एग्जाम बहुत सर पे आपको आ चुका है, इसलिए सभी के सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण बच्चों सिलेक्ट किया गया है। तो अमीर खुसरो साहब के आश्रयदाता कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां और जहांगीर। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद डॉट प्रधान गायन शैली मानी गई है। मतलब ध्रुपद जो है, ध्रुपद में प्रधान गायन शैली मानी गई है। लय तथा ताल, शब्द तथा गीत, शब्द तथा स्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बोल, मतलब शब्द तथा गीत, शब्द तथा गीत। अगला प्रश्न बच्चों आपका, ध्रुपद को डॉट किस नाम से भी जाना जाता है? अर्थात कहने का मतलब है कि ध्रुपद को और किस नाम से जाना जाता है? स्त्री गीत, मर्दान गीत, झोबड़ा गीत या भजन? तो बच्चों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसका है। तो इसका आंसर हो जाए बच्चों एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि स्त्री गीत। ध्रुपद को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्त्री गीत के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? ए में आपका ऑप्शन है राजा मानसिंह तोमर, बी में है तानसेन, डी में है मतंग साहब, और सी में है मतंग साहब, और डी में है भरत साहब। बताइए मित्रों इसका कमेंट्स में आंसर क्या होगा? अब अधिक से अधिक प्रश्नों का स्कोरिंग कीजिए, अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर दीजिए। इससे फायदा आपको यह है कि 100% आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, आपको क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा मतंग ऋषि। क्या हो जाएगा? मतंग साहब, सी नंबर। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था? तो मतंग साहब ने। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? ए में 15वीं शताब्दी, बी में 16वीं शताब्दी, सी में 21वीं शताब्दी, और डी में 13वीं शताब्दी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में। क्या शताब्दी में? 15वीं शताब्दी, मतलब एप्पल। ध्रुपद शैली का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रों, किस प्रबंध को पूर्ण प्रबंध कहकर संबोधित किया गया? किस प्रबंध को पूर्ण प्रबंध कहकर संबोधित किया गया? एला को, ठीक है, या वर्तनी को, झुंबड़ को, या पाठ को? बताइए बच्चों इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, पाठ को। किसको? पाठ। अर्थात कहने का मतलब है कि किस प्रबंध को पूर्ण प्रबंध कहकर संबोधित किया गया? तो पाठ को। अगला प्रश्न मित्रों आपका, कि कथक नृत्य का वर्तमान स्वरूप कब विकसित हुआ? ठीक है, इसका हालांकि शुद्ध क्वेश्चन इसका हो जाएगा कि कथक नृत्य का वर्तमान स्वरूप मतलब किसने या किसके शासनकाल या किस राज्य में विकसित हुआ या किस स्थान पर विकसित हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए। परंतु एग्जाम के मध्य नजर रखते बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। बताइए बच्चों, अवध के दरबार में, ब्रजमंडल, भोजपुर या राजस्थान? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा अवध के दरबार में, एप्पल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय गीत कौन सा है? बताइए आंसर क्या होगा? उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक, ओडिसी, गरबा या मोहिनी अट्टम? तो बच्चों इसका कमेंट्स में आप आंसर बताइए, फटाफट बताइए आंसर, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा, उत्तर भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? एप्पल। कहने का मतलब कथक है। क्या हो जाएगा? कथक है। अगला प्रश्न मित्रों, कि नृत्य के अंतर्गत आंशिक से तात्पर्य है। नृत्य के अंतर्गत आशिक से तात्पर्य है भाव को प्रकट करना, स्वरों को प्रकट करना, अंगों को संचालन या मन के भाव को प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर बच्चों बताइए क्या होगा? तो नृत्य के अंतर्गत आंशिक से तात्पर्य है अंगों का संचालन करना, सी नंबर, अंगों का संचालन करना। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप जरूर दिया कीजिए। यूट्यूब पर बच्चों यह पहला ऐसा चैनल है तो कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर करवा दिया जाता है, इसलिए सभी मॉक टेस्ट में भाग अवश्य लें। नाट्य के अंतर्गत नृत्य के कितने भाग माने गए हैं? नाट्य के अंतर्गत नृत्य के कितने भाग माने गए हैं? तो बच्चों ए में है 2, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 4। बताइए क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर बच्चों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए, हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 कहने का मतलब है कि डी नंबर।
नाट्य के अंतर्गत नृत्य के कितने भाग माने गए हैं? तो 4। अगला प्रश्न बच्चों, दक्षिण के संगीतकार जिन्होंने बहुत से हिंदुस्तानी गीतों की रचना की वह कौन है? दक्षिण के संगीतकार जिन्होंने बहुत से हिंदुस्तानी गीतों की रचना की वह कौन है? वर्ण भूपाल साहब, पापनानंद शिवम, मुथु स्वामी दीक्षिता या फिर स्वाति तिरुनाल? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहने का मतलब कि स्वाति तिरुनाल, स्वाति तिरुनाल। प्रत्येक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तानी संगीत का वह कौन सा राग कर्नाटक संगीत में मोहन राग से मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटक संगीत के मोहन राग से मिलता है? बिलावल, मालकिस, माल कौन सा अलग होना चाहिए? भोपाली या पैरवी? सॉरी यहाँ भैरवी होगा। क्या होगा? भैरवी। क्या होगा? भैरवी। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपको हो जाएगा भोपाली, सी नंबर। क्या हो जाएगा? भोपाली। हिंदुस्तानी संगीत का कौन सा राग कर्नाटक संगीत के मोहन राग से मिलता है? तो भोपाली। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने तानों साडव प्रकार की है? ध्यान दीजिएगा, मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने ताने, साडव यहाँ होगा साडव, सा ड, ठीक है, कितने साडव प्रकार की है? तो ध्यान दीजिए बच्चों इसका आंसर 49, 30, 35, 40 है। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको 49। कितना हो जाएगा? 49। साडो यदि 49 है तो ऑडो जो है सब 35 हो जाएगा। ऑडो कितना हो जाएगा? 35 है। दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, इस प्रकार यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने ताने साडव प्रकार की है तो 49, और यदि ऑडो प्रकार की पूछेगा तो कितना टिकट करिएगा? 35। अर्थात इसका आंसर बच्चों क्या हो गया? एप्पल। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने ताने ऑडो प्रकार की है? देखिए आ ही गया, मूर्छनाओं से उत्पन्न कितने ताने ऑडो प्रकार की है? तो 49, 40, 135 नहीं होगा, सिर्फ 35 होगा। सिर्फ कितना होगा? 35 या 37। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी नंबर। ऑडो आपको 35 है और साडो कितना? 49। कुल मिलाकर कितना होगा? 84। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि मूर्छनाओं के आश्रय से कितने तानों का अभिभार्व होता है? देखिए भी क्वेश्चन आपका आ गया कि मूर्छनाओं के आश्रय से कितनी तानों का अभिभार्व होता है? तो कितना? 84, 85, 90, 95। बताइए इसका कमेंट्स में क्या आंसर होगा? फटाफट बच्चों आंसर बताया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब 84। कितना हो जाएगा? 84। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से साडज ग्राम की मूर्छनाओं का नाम पहचानिए। निम्नलिखित में से साडज ग्राम की मूर्छना का नाम पहचानिए। अश्वक्रांता, पौरवी, सुधम मध्या या सौवीरी? बहुत ही अल्टरनेट क्वेश्चन ऑप्शन इसलिए लाया गया है क्योंकि बहुत टफ एग्जाम में आप बैठने वाले हैं। अतः बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अश्वक्रांता, एप्पल। क्या हो जाएगा? अश्वक्रांता। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पूर्णा मूर्छना में कितने स्वर होते हैं? पूर्णा मूर्छना में कितने स्वर होते हैं? 7, 5, 6, 11। 7, 5, 6, 11। तो बच्चों 25 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। अर्थात कहने का मतलब है कि पूर्णा मूर्छना में कितने स्वर होते हैं? तो 7। ए नंबर आंसर क्या है? सही है। रागांग सिद्धांत प्रतिपादित किया। रागांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? B.R. पटवर्धन, नारायण मोरेश्वर खरे, नारायण राव व्यास या B.D. पलुस्कर? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको बॉल, नारायण मोरेश्वर खरे, नारायण मोरेश्वर खरे। नेक्स्ट प्रश्न को बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि स्वरों का अल्पत्व से क्या अभिप्राय है? स्वरों का अल्पत्व से क्या अभिप्राय है? वक्र प्रयोग, स्वर का अधिक प्रयोग, वर्जित स्वर या स्वरों का अल्प प्रयोग? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपका ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वरों का अल्प प्रयोग, डॉग। स्वरों का अल्प प्रयोग। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए, इससे आपको 100% आपका स्कोरिंग पता चलेगा।
या एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए सभी एमसीक्यू लाए गए हैं। ठीक है, गुर्जरी तोड़ी के स्वर कौन से हैं? गुर्जरी तोड़ी के स्वर कौन से हैं? तो बच्चों इसका डायरेक्ट आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा रे ग म ध नी। ठीक है, मतलब एप्पल। क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। सायंकालीन राग को चुनिए, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जो सायंकालीन है? नट, भैरवी, श्री या दरबारी? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दरबारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरबारी। सायंकालीन राग इसमें से कौन है? तो दरबारी। अगला प्रश्न आपका है कि बहताल की मात्राएं होती है, बहताल की मात्राएं कितनी होती है? 20, 22, 28 या 32? बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 28। कितना हो जाएगा? 28, मतलब सी नंबर। ठीक है बच्चों, बहताल की मात्राएं कितनी होती है? तो 28 होती है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्तार शैली बंदिश नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा बंदिश है जो विस्तारशील बंदिश नहीं है? रेल टुकड़ा, कायदा, टुकड़ा या पेशकार? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका 31 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा टुकड़ा, सी नंबर। क्या हो जाएगा? टुकड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए कि सहस्त्र मात्रा की ताल है, मतलब सहस्त्र मात्रा की ताल है कुंभ, शिखर, यति शिखर या लक्ष्मी? तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर बॉल। क्या हो जाएगा? शिखर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि संगीत मर्कंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसका आंसर आपको जरूर याद होना चाहिए, ताकि हम तो बोलेंगे कि सभी प्रश्न का आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। नारद साहब, मतंग साहब, गंधर्व या लोचन साहब? तो संगीत मर्कंद के लेखक बच्चों बताइए कौन है? तो इसका हो जाएगा नारद साहब, एप्पल। क्या हो जाएगा? संगीत मर्कंद के लेखक कौन है? तो नारद साहब है। संगीत मर्कंद के लेखक कौन है? नारद साहब है। अगला प्रश्न है कि मतंग मुनि कौन सी बीना बजाते थे? मतंग मुनि कौन सा बीना बजाते थे? किन्नरी बीना, महती बीना, चित्रा बीना, विपंची बीना? तो बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में क्या दिया बताइए फटाफट। ए बी सी डी आप लिख दिया कीजिए, जो आपको लगे। ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी और डी तो डी। तो बच्चों 34 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा चित्रा बीना। क्या हो जाएगा? चित्रा बीना। मतंग मुनि कौन से बीना को बजाते थे? तो चित्रा बीना को। अगला प्रश्न आपका है कि मतंग के समय में जातियों के कितने भेद प्रचलित थे? मतंग के समय में जातियों के कितने भेद प्रचलित थे? 5, 7, 2, 11? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? से मतंग के समय कितनी जातियों का भेद प्रचलित है? तो 7, मतलब 7 कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका बच्चों है पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था? पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था? विष्णु, दिगंबर, पलुस्कर या चतुर पंडित? चतुर पंडित इसका आंसर क्या है? सही है, बी नंबर। पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था? तो चतुर पंडित है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं। किशन महाराज, गुदई महाराज, ननकू महाराज, बिरजू महाराज? बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध नाटक कलाकार कौन है? तो बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रख्यात सितार वादक कौन है? निम्नलिखित में से प्रख्यात सितार वादक कौन है? पंडित किशन महाराज, श्री बुद्धित्व मुखर्जी, सी में आपका है डॉक्टर एन राजम और डी में आपका जाकिर हुसैन? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बच्चों हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि श्री बुद्धित्व मुखर्जी। श्री बुद्धित्व मुखर्जी का संबंध किससे है? तो सितार वादक से है। पंडित किशन महाराज आपको तबला वादक है। ठीक है, और जाकिर हुसैन भी क्या बजाते हैं? तो तबला वादक हैं। इस प्रकार आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि भरत के पुत्र का नाम क्या था? मतलब भरत साहब के पुत्र कौन थे? गणेश, मतंग साहब या फिर
लोचन साहब। बच्चों इसका आंसर आप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, मिसप्रिंट यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखाएगा आपको दत्तिल साहब। क्या लिखाएगा, दतिला। ठीक है, कहने का मतलब है कि भरत साहब के पुत्र का नाम क्या था, तो दत्तिल साहब। ठीक है, भरत के पुत्र का नाम क्या था, तो दत्तिल, मतलब सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, सरोदो वायम लब्धवांडानंदी भवती, ऐसा किस ग्रंथ में कहा गया है, विदेशी में, ऋतु संहार में, मेघदूतम में, या तैत्तिरीय उपनिषद में। बच्चों इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, कमेंट्स में फटाफट आप आंसर दिया कीजिए, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न अति आवश्यक है और सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, तैत्तिरीय उपनिषद है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका, कि सभी कलाओं का मुख्य प्रयोजन है, सभी कलाओं का मुख्य प्रयोजन है सौंदर्य, रसानुभूति, प्रस्तुतिकरण या आनंद। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रसा अनुभूति। बॉल क्या हो जाएगा, रसा अनुभूति। सभी कलाओं का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो रसा अनुभूति। अगला प्रश्न मित्रों, पाणिनि का समय किस ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है, पाणिनि का समय, ठीक है, किस ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है, 400 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व या 700 ईस्वी पूर्व। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको कैट, 500 ईस्वी पूर्व। कितना, 500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न मित्रों, कि शाम का गायन गात्र वीणा के द्वारा किसके अनुसार किया जाता है, शाम का गायन गात्र वीणा के द्वारा किसके अनुसार किया जाता है, तो भरत, नारद, मुनि या पाणिनि। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बॉल, नारद साहब। क्या हो जाएगा, नारद साहब। अगला प्रश्न पर बच्चों बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कि सितारा देवी को संगीत की किस विद्या के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका था, सितारा देवी को मतलब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है किस विद्या के लिए। देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन घुमाया हुआ, इसलिए क्या बहुत टफ एग्जाम दे रहे, बीपीएससी को मायने चीज नहीं होता है। तो गायन, ख्याल गायन, कुचिपुड़ी नृत्य या कथक नृत्य। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। ठीक है, और कथक नृत्य कहाँ कहाँ है आपको कमेंट्स में आंसर बताना है, कर्नाटक का है या फिर उत्तर भारत भी आपको दे सकता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मल्लिका साराभाई को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, मल्लिका साराभाई को मतलब कौन सा प्राइज से, पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, राष्ट्रपति पदक, संगीत मार्तंड या पद्म श्री। बच्चों इसका आंसर कमेंट्स में बताइए क्या होगा, तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। मल्लिका साराभाई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण से। अगला प्रश्न मित्रों, कि जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा हो तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, फ्लैट या शार्प होगा, शार्प टोन या सेमीटोन। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शार्प। बॉल जब ऊंचा रहेगा तो शार्प हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्वर एक सेमीटोन ऊंचा होता है तो शार्प हो जाएगा, और यदि नीचा हो जाएगा तो फ्लैट मारेंगे। ठीक, और क्या मारेंगे, फ्लैट। नीचा यदि कह देगा तो फ्लैट है, और ऊंचा कहेगा तो क्या टिक आउट करेंगे, शार्प है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है कि पाश्चात्य संगीत में एक पूर्ण स्वर की दूरी को क्या कहते हैं, टोन, सेमीटोन, फ्लैट या शार्प। बताइए मित्रों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा टोन। क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं, सेमीटोन, फ्लैट या शार्प है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको सेमीटोन। बॉल ठीक है, पाश्चात्य संगीत में अर्ध स्वर की दूरी को सेमीटोन कहते हैं। यही यदि आपको दे देगा कि पाश्चात्य संगीत में स्वर की दूरी को क्या कहते हैं, तो टोन कहते हैं। स्वर की दूरी को सिर्फ टोन कहेंगे, और अर्ध स्वर कह देगा तो सेमीटोन टिक आउट करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पश्चिमी देशों की मुख्य स्वर लिपि पद्धति कौन सी है, पश्चिमी देशों की मुख्य स्वर लिपि पद्धति कौन सी है।
सोल्फा, सिभ, स्टाफ या न्यूमस। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाफ। क्या हो जाएगा? स्टाफ मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। नचकरणबाज के खलीफा की उपाधि प्राप्त तबला वादक हैं। नचकरणबाज के खलीफा की उपाधि प्राप्त तबला वादक इनमें से कौन है? आबिद हुसैन खां, बीरू मिश्र, मोदू खां या आबिद हुसैन। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको मोदू खां, सी नंबर। क्या हो जाएगा? मोदू खां। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए कि तबले के बनारस घराने के संस्थापक हैं। तबले के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? शारदा सहाय, राम सहाय, जानकी सहाय या गौरी सहाय। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा राम सहाय। बॉल। क्या हो जाएगा? राम सहाय। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिए। उस्ताद अहमद जौन थिरुकुआ के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, इसका आप जरूर स्कोरिंग कीजिए, अर्थात सभी प्रश्न का स्कोरिंग करना अति आवश्यक है। उस्ताद अहमद जौन थिरुकुआ के गुरु कौन थे? गामे खां, मुनीर खां, कादर बख्श या अमीर हुसैन। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको मुनीर खां। बॉल। क्या हो जाएगा? मुनीर खां। निम्नलिखित में से ध्रुवा की जाति को निर्दिष्ट कीजिए। मतलब इनमें से कौन सी जो है से ध्रुवा जाति की है? द्रुता, चपला, अपकृष्टा या फिर ये सभी। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपकृष्टा, सी नंबर। ध्रुवा जाति के कौन है? तो अपकृष्टा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिए। ठुमरी शैली की ख्याति प्राप्त गायिका कौन थी? ठुमरी शैली की ख्याति प्राप्त गायिका कौन थी? मतलब इसी में से आपको बताना है। गौहर जान, प्रभा अत्रे, लता ताई, हीराबाई या फिर सिर्फ लता ताई। तो बच्चों इसका बताइए आंसर क्या होगा? ठीक, गिरजा देवी का संबंध भी ठुमरी से है, ठीक कह रहे हैं। और तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा कि ठुमरी शैली की ख्याति प्राप्त गायिका कौन थी? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा लता ताई, डी नंबर। क्या हो जाएगा? लता ताई। अगला प्रश्न आपका है ध्रुपद व टप्पा गायक गोपेश्वर बनर्जी किस प्रांत के थे? ध्रुपद व टप्पा गायक गोपेश्वर बनर्जी किस प्रांत के थे? बंगाल, काहिरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। काहिरा तो वो इसी फालतू ऑप्शन दे दिया है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। ऑप्शन से ही बच्चों छट जा रहा है आपका कि ध्रुपद व टप्पा गायक गोपेश्वर बनर्जी किस प्रांत के थे? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। आप ये नहीं समझिए कि टप्पा पंजाब का है तो पंजाब टिक आउट करना है। ठीक है। ध्रुपद व टप्पा गायक गोपेश्वर बनर्जी पूछा। गोपेश्वर बनर्जी का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे व्यक्ति टप्पा समझ करके पंजाब टिक आउट कर करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संगीत का केंद्र स्थल किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का केंद्र स्थल भारत के कौन सा शहर है? आगरा, बनारस, ग्वालियर या इलाहाबाद। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। सभी प्रश्न का कमेंट्स में आप आंसर दो जरूर दीजिए। इससे आपको फायदा यह है कि आपको स्कोरिंग पता चलेगा। किरीकट्टी लोक संगीत में प्रयुक्त डॉट है। किरीकट्टी लोक संगीत में प्रयुक्त गीतवाद्य, नृत्य वाद्य या नाट्य। तो बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वाद्य, सी नंबर। क्या हो जाएगा? वाद्य। अगला प्रश्न मित्रों कि लाली, कुंजल, नरलंगू और समाधि स्थल किसके प्रकार हैं? लोक संगीत का, लोकवाद्य का, लोक नृत्य का या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में तुरंत आंसर दे दिया कीजिए। इसका हो जाएगा लोक संगीत। क्या हो जाएगा? लोक संगीत। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण भारतीय वाद्य वृंद को कहते हैं। दक्षिण भारतीय वाद्य वृंद को कहते हैं नंदीवेलम, उड्डपू, अतोद या वाद्य वृंद। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नंदीवेलम। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का स्कोरिंग करना आपको आवश्यक है। कहाँ बोमन गीत किस जगह प्रचलित है? कहाँ वो बिंदु होगा। कहाँ बोमन गीत किस जगह प्रचलित है? मदुरा,
रामानंद, त्रिवेली या ये सभी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। कुछ कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछेंगे जो अल्टरनेट तरीका से लगेगा। अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक ध्रुवा ताल का लक्षण है। कर्नाटक ध्रुवा ताल का लक्षण है 1101, 1011, 1100 या 101। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1100। 1100 कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए कि तमिल संगीत में त्रितरम का मुख्यार्थ क्या है? एक ऑडो राग या एक स्वतंत्र राग या एक प्रकार का भक्ति परक भजन या डी में ताल के विभिन्न प्रकार। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 62 नंबर का। ध्यान दीजिए, एक प्रकार का भक्ति परक भजन है, सी नंबर। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति नीचे होती है? मध्यम ग्राम में कौन सा स्वर एक श्रुति नीचे होती है? सा रे ग प। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट्स में फटाफट आंसर दिया कीजिए। डी। डी कहने का मतलब है कि प। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपका, वीणा के तार पर सड़क से ऋषभ की दूरी कितनी है? वीणा के तार पर सड़क से ऋषभ की दूरी कितनी है? 2 इंच, 4 इंच, 34 इंच या 32 इंच। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 4 इंच। कहने का मतलब है कि बी नंबर। ठीक है, वीणा के तार पर सड़क के ऋषभ की दूरी कितनी है? तो 4 इंच। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि पंचम की आंदोलन संख्या है। पंचम की आंदोलन संख्या है 240, 270, 320 या 360 है। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 320, मतलब सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर 320। पंचम की आंदोलन संख्या कितनी है? तो 320 है। अगला प्रश्न है कि नारनामक क्रिया एक है डॉट डॉट डॉट, पंचमात्य राग, निषादात्य राग, चैवदत्य राग या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि इसका शुद्ध आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए, प्राचीन समय में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन समय में आलाप करने की विशेष विधि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वस्थान, सरगम, रागमाला या सादरा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको सरगम। क्या हो जाएगा? सरगम कहने का मतलब है कि बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्राचीन ग्रंथ के अनुसार एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? यदि आप म्यूजिक टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर मालूम होना जरूर है। ठीक है, 20, 24, 22 और 21। इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी नंबर 22। कितना हो जाएगा? सभी प्रश्न का आप स्कोरिंग कीजिए। अब बहुत सारे वीडियो बच्चों अपलोड किए हुए हैं, सभी वीडियो को बार बार देखें। सभी वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा सप्त तालों से 35 ताल उत्पन्न होते हैं? जाति भेदम, ग्रह भेदम, गति भेदम या श्रुति भेदम। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जाति भेदम। एप्पल। क्या हो जाएगा? जाति भेदम। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उठान का प्रयोग मुख्यतः किसके साथ होता है? उठान का प्रयोग मुख्यतः किसके साथ होता है? गायन के साथ, तंत्रवाद के साथ या फिर नृत्य यहाँ पर होगा नृत्य। ठीक है, नृत्य के साथ या लोक संगीत के साथ है। तो बच्चों इसका आंसर नृत्य ही हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा? नृत्य के साथ। उठान का प्रयोग मुख्यतः किसके साथ होता है? तो नृत्य के साथ होता है। अगला प्रश्न है कि दाएं तबले में कितने घर होते हैं? दाएं तबले में कितने घर होते हैं? 8, 10, 12, 16। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका पूरी 1 दर्जन मतलब 12। दाएं तबले में कितने घर होते हैं? तो 12 आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, ताल काल क्रियानम किस ग्रंथ से है? अमरकोश से, संगीत दर्पण से, संगीत दर्पण तो लिखा गया है। डी में आपका संगीत रत्नाकर। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकोश। एप्पल। क्या हो जाएगा? अमरकोश। अब आपको बताना है कि अमरकोश के लेखक कौन है। अमरकोश के बच्चों लेखक है अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिए,
इस संगीत रत्नाकर ग्रंथ को बुद्ध किस नाम से अभिहित करते थे? संगीत रत्नाकर ग्रंथ को बुद्ध किस नाम से अभिहित करते थे? अष्टाध्यायी, सप्ताध्यायी, पंचम अध्याय, द्वि अध्याय। तो बताइए संगीत रत्नाकर कितने अध्याय का है? इसमें क्वेश्चन है बच्चों, आंसर आपको छुपा हुआ। तो सप्ताध्यायी मतलब सी नंबर आंसर, सॉरी बी नंबर आंसर क्या है? सही है, ठीक है। सप्त अध्यायी कितना हो जाएगा? सप्त अध्यायी। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि राधा गोविंद संगीतकार के लेखक कौन है? राधा गोविंद संगीत सार के लेखक कौन है? तो स्वामी माधव राव, स्वामी प्रताप सिंह, राजा तुलाजी राव और डी महाराजा मानसी। तो बच्चों इसका आंसर आप कमेंट्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी प्रताप सिंह। बोल क्या हो जाएगा? स्वामी प्रताप सिंह। अगला प्रश्न मित्रों आपका, किस ग्रंथ को पंचवेद भी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। किस ग्रंथ को पंचवेद भी कहा जाता है? विदेशी, संगीत रत्नात्मक, चतुर्दंड प्रकाशिका या नाट्य शास्त्र? इस बच्चों का आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र, डी नंबर, ठीक है। किस ग्रंथ को पंचवेद भी कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों आपका कि स्वामी हरिदास जी का रचित ग्रंथ है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो स्वामी हरिदास साहब रचना किए हैं? तो ब्रज भैरव, संगीत ध्रुपद, केलीमल या रश्मि कुंज? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा रश्मि कुंज। क्या हो जाएगा? रश्मि कुंज कहने का मतलब है आपका कि डी नंबर। क्या हो जाएगा? रश्मि कुंज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पद्म भूषण उपाधि प्राप्त तबला वादक कौन है? मतलब इनमें से कौन से ऐसे तबला वादक हैं जिनको पद्म भूषण प्राइज मिल चुका है? तो ठीक है, पंडित किशन महाराज, उस्ताद वाजिद हुसैन, उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ या पंडित निखिल घोष? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा सी नंबर, उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ। या फिर आपसे पूछ सकता है उस्ताद अहमद जॉन थिरुकुआ क्या बजाते हैं? तो तबला वादक हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित गुदई महाराज का वास्तविक नाम क्या है? पंडित गुदई महाराज का वास्तविक नाम क्या है? कामता प्रसाद, समान प्रदा या शारदा प्रसाद या गुरदा मिश्र? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा शांता प्रसाद। शांता प्रसाद यहाँ पर होगा, शांता प्रसाद मतलब बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर बच्चों इसका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। नाना पानसे का संबंध है, नाना पानसे का संबंध किस वाद्य से है? ढोलक से, तबले से, पखावत से या मृदंग से? ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों बताइए क्या होगा। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देना अति आवश्यक है। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा पखावत से। मतलब नाना पानसे का संबंध किससे है? तो पखावत से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप बच्चों ध्यान दीजिए बारीकी से। भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं? भट्ट नायक के रस संबंधित मत को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्पत्तिवाद, अनुकृतिवाद, मुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अनुकृतिवाद। बॉल नंबर क्या हो जाएगा? अनुकृतिवाद। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, छायानोट पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, और इसका आंसर आपको जरूर देना है कि छायानोट एक प्रकार का पत्रिका है, भारत के किस राज्य से प्रकाशित होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। मतलब बॉल नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। प्राचीन काल में अनिवाद गान में भेद है। प्राचीन काल में अनिवाद गान के भेद हैं 2, 3, 4, 5। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ना फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। मतलब एप्पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों, सामगान के प्रकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको अंत में जरूर बताना है कमेंट कर करके कि आपका कितना आंसर सही हुआ। सामगान के प्रकार हैं तो 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा सामगान के प्रकार 4 हैं। कितने हैं? 4 मतलब सी नंबर। सामगान के प्रकार कितने हैं? तो 4 हैं। अगला प्रश्न मित्रों,
कि पंचवेद किसे कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट आपको हो गया है कि पंचवेद किसको कहते हैं, सामवेद को, नाट्यशास्त्र को, ऋग्वेद को या यजुर्वेद को। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। पंचवेद किसको बोलते हैं, तो नाट्यशास्त्र को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आज का क्लास मॉक टेस्ट नंबर यहीं पर बच्चों समाप्त किया गया। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं बच्चों, तो चैनल आप सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग तथा बीपीएससी का योगा और म्यूजिक टीचर का बच्चों क्लास कराया जाता है। सभी के सभी मैथ्स और रीजनिंग बेसिक और ट्रिकली कराया जाता है, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।